नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 11वीं का आलो अंधारी लेसन, जो हमारी पुस्तक का सबसे बड़ा लेसन है। इसको हम 5 पार्टों में पढ़ेंगे, 5 हिस्सों में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसका पहला हिस्सा पढ़ते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगा घंटे वाला बटन है वो भी दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए और समय रहते आप अपना सिलेबस विद्यालय न खुलने पर भी उसी तरह से कर पाएँ। विद्यार्थियों, मैं बहुत बड़ा प्रयास लेके चला हूँ कि जो विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ेगा उसका सिलेबस मैं वायदे के साथ रिपीट करवा दूँगा 2 से 3 बार। जैसे ही हमारा जो सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद मैं आपको रेगुलर क्वेश्चन पेपर भी दूँगा, जिसमें आप अपना आंकलन भी कर पाएंगे कि आपको क्या क्या आता है, और उन क्वेश्चन पेपर में से आपका एग्ज़ाम है वो 100% आ जाएगा। तो देखिए किस तरह से एक सामान्य सी और कम पढ़ी लिखी लड़की ने अपने जीवन में कितने मुसीबतें उठाई, कितने दुख झेले, और उसके बाद अपने जीवन को एक कामयाब जीवन बनाया। तो ये आज के समाज की स्त्रियों के लिए एक सीख है कि यदि वो चाहें तो असंभव से असंभव कार्य को भी संभव बना सकती हैं। आलो अंधारी बेबी हालदार। मैं अब अपने किराए के घर में थी। अब समय सोचती रहती, यानी अब मैं हर समय सोचती रहती थी कि काम न मिला तो बच्चों को क्या खिलाऊंगी, कैसे उन्हें पालूंगी पोसूंगी। मैं स्वयं एक घर से दूसरे घर काम खोजने जाती और दूसरों से भी काम जुटाने के लिए कहती थी। मुझे यह चिंता भी थी कि महीना ख़त्म होने पर घर का किराया देना होगा, पता नहीं इससे कम किराए का कोई घर मिलेगा या नहीं। काम के साथ मैं घर भी ढूंढ रही थी। 1.5 सप्ताह हुए जा रहे थे और कहीं काम नहीं मिल पा रहा था। मुझे बच्चों के साथ उस घर में अकेले रहते देख आसपास के लोग पूछते, तुम यहाँ अकेली रहती हो? तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है, यानी पति कहाँ रहता है? तुम कितने दिनों से यहाँ हो? तुम्हारा स्वामी क्या करता है? तुम क्या यहाँ अकेली रह सकोगी? तुम्हारा स्वामी क्यों नहीं आता? ऐसी बातें सुन करके मेरी किसी के पास खड़े होने की इच्छा नहीं रहती थी। किसी से बात करने की कोई इच्छा नहीं होती। बच्चों को साथ ले मैं उस दिन काम खोजने निकल पड़ती। कुछ घंटों बाद जब मैं घर लौटती तब फिर पड़ोस की औरतें आकर पूछती, क्यों, काम मिला? फिर मेरे चेहरे का भाव देख कोई मुंह से चुक चुक आवाज़ निकाल कहती, मिल जाएगा, इधर उधर ढूंढने ढांढने से मिल ही जाएगा। मैं उनकी बातें अनसुनी करके अपने बच्चों की बातें करने लगती।
मेम साहब की कोठी के सामने की एक कोठी में सुनील नाम का एक 30-32 साल का एक युवक मोटर चलाता था। वह मुझे पहचानता था, इसीलिए मैंने उससे भी अपने काम के बारे में कह रखा था। एक दिन रास्ते में मुझे देख करके उसने पूछा, तुम क्या अब उस कोठी में काम नहीं करती? मैंने कहा, मुझे उस कोठी को छोड़े 1.5 सप्ताह हो गया है, अभी तक मुझे कोई काम नहीं मिला। वह बोला, ठीक है, मुझे काम के बारे में कुछ पता चलेगा तो मैं बताऊंगा। 2-1 दिन बाद दोपहर को बच्चों को खिला पिलाकर मैं उनके साथ सो रही थी कि सुनील आया और बोला, क्यों, काम मिला? मैंने कहा, नहीं, अभी तक कुछ नहीं मिला। वह बोला, तो चलो मेरे साथ। मैंने पूछा, कहाँ? वह बोला, काम करना है तो मैं तुम्हें लिए चलता हूँ, बाकी बातें तुम स्वयं वहाँ कर लेना। उसकी बातें सुनकर मैं फ़ौरन उसके साथ निकल पड़ी। वहाँ पहुँचकर सुनील ने गेट के बाहर लगी बेल बजाई तो उस घर के साहब बाहर आए। सुनील ने उनसे कहा, सर, आपने कहा था ना, मैं इसे ले आया हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम बंगाली हो? मैं बोली, हाँ। इसके बाद काम के बारे में बातें हुई। उन्होंने कहा, देखो, यहाँ जो औरत काम करती है उसे मैं 800 रुपये देता हूँ। तुम्हारे पैसों के बारे में मैं तुम्हारा काम देखकर बताऊँगा। मैं बोली, ठीक है, यहाँ कितने बजे आने से ठीक होगा? उन्होंने कहा, तुम जितना जल्दी आ सको, क्योंकि मैं बहुत सवेरे उठता हूँ। मैं बोली, मुझे तो जाकर बच्चों के लिए खाना वाना बनाना होगा, मैं 6-7 बजे तक आऊँगी। इतना कहकर मैं चलने लगी तो मुझे लगा वह पैसों के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। सुनील जाने को हुआ तो उसने मुझे थोड़ा रुकने को कहा। वह बोला, तुम बात करके आना, मैं चलता हूँ। मैंने कहा, बस थोड़ा सा रुक जाओ। लेकिन साहब ने फिर पैसों की बात नहीं उठाई और सिर्फ इतना कहा, कल से तुम काम पर आ जाओ। अगले दिन मैं काम पर आई तो दूर से ही 35-40 साल की एक विधवा को उसी घर में काम के लिए जाते देखा। साहब बाहर पेड़ों में पानी दे रहे थे। मुझे देखते ही वह भीतर गए और उस औरत को से साफ साफ बातें कर उसी समय उसे काम से हटा दिया। वह औरत भी बंगाली थी। बाहर आते ही उसने मुझे गालियाँ देना शुरू कर दिया। मैंने कहा, देखो, मैं कुछ नहीं जानती। यदि जानती होती कि यहाँ पहले से ही कोई काम कर रहा है तो मैं नहीं आती। मुझसे कहने से कोई लाभ नहीं है। तुम साहब को मेरी तरफ से जाकर बता दो कि वह इस तरह काम करने को राज़ी नहीं है। उसने ऐसा कुछ नहीं किया और मुझे बकते बकते चली गई। साहब आकर के मुझे भीतर ले गए और सब समझा बुझा दिया कि क्या क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा। बस उस दिन से मैं अपने मन से खाना वाना बना करके टेबल पर रख करके घर जाने लगी। मेरा काम देखकर घर में सभी आश्चर्य करते। एक दिन साहब ने पूछा, तुम इतना ढेर सारा काम इतने कम समय में और इतनी अच्छी तरह से कैसे कर लेती हो? कहाँ सीखा तुमने यह सब? मैंने कहा, घर के काम में मुझे असुविधा नहीं होती, क्योंकि बचपन से अभ्यास है। बचपन से ही मैं बिना माँ के रही हूँ। मेरे बब्बा भी सब समय घर पर नहीं होते थे, इसी कारण मेरा पढ़ना लिखना भी नहीं हो सका। मैं इसी तरह रोज़ सवेरे आती और दोपहर तक सारा काम ख़त्म करके चली आती। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ यह स्त्री काम के लिए किसी कोठी पर आई है, काम करना चाहती है, लेकिन वह किसी औरत को पहले से वहाँ काम करता हुआ देखती है, तो वह नहीं चाहती है कि उसका काम
उसे मिल जाए, यानी वह मानवीय मूल्यों को समझती है। वह किसी का हिस्सा नहीं मारना चाहती है, लेकिन साहब ने उसे काम पर रख लिया और वह काम अच्छे तरीके से करके समय पर अपने घर जाने लगी। उसके परिवार के सभी सदस्यों को बेबी का काम बहुत पसंद आया और उन्हें बड़ी खुशी होती। एक दिन उन्होंने मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा तो मैंने कहा, मैं तो पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन वैसा सुयोग कहाँ, ऐसा अवसर कहाँ, फिर भी चेष्टा तो करूँगी ही बच्चों के लिए। उन्होंने एक दिन बुलाकर फिर कहा, तुम अपने लड़के और लड़की को लेकर आना, यहाँ एक छोटा सा स्कूल है, मैं वहाँ बोल दूँगा, तुम रोज़ बच्चों को वहाँ छोड़ देना और घर जाते समय साथ ले जाना। मैं अब बच्चों को साथ लेकर के आने लगी। उन्हें स्कूल में छोड़कर घर आकर अपने काम में लग जाती। स्कूल से बच्चे जब मेरे पास आते तो साहब कुछ ना कुछ उन्हें खाने को देते। अब मैं सोचने लगी कि मुझे कहीं और भी काम करना चाहिए, क्योंकि इतने पैसों में क्या बच्चों को पालूंगी पोसूंगी और क्या घर का किराया दूंगी। मैंने साहब से कहा कि यदि उन्हें पता चले कि किसी को काम करने वाले की ज़रूरत है तो मुझे बताए। उन्होंने कहा कि आसपास पता कर वह मुझे बताएंगे, लेकिन मुझे अब कहीं काम ढूंढने नहीं जाना है। फिर भी मुझे अपना यह घर तो छोड़ना ही होगा। यह सोचकर मैं अपने दादा लोगों के आसपास ही घर ढूंढने गई। दादा से आसे है, इनके भाई भी वहीं आसपास रहते थे, तो यह चाहती थी कि वह भी उन्हीं के आसपास कोई किराए का मकान ढूंढ ले। घर मिल भी गया और उसी दिन पुराना घर छोड़ मैं उसमें चली आई। इस घर का भाड़ा तो 500 रुपये ही था, लेकिन टट्टी पेशाब के लिए बाहर जाना था। मैंने सोचा जब सब इसी तरह से जा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं रह सकूँगी। वहाँ भी लोग मेरे बारे में सब कुछ जानने की चेष्टा करते और मुझे लेकर तरह तरह की बातें करते। कोई मुझसे अच्छा व्यवहार करता तो कोई नहीं, कोई मुझे अपनी सलाह देता तो कोई मुझे देख दबी ज़बान से कुछ कहने लगता। इन सब बातों से मुझे कुछ लेना देना नहीं था। मैं सवेरे उठ करके बच्चों को खिला पिला कर रेडी करती, यानी तैयार करती और घर में ताला लगा करके उनके साथ निकल पड़ती। मैं एक ही कोठी में काम करते कैसे अपना काम चलाऊंगी और कैसे घर का किराया दूंगी, इस बात को लेकर लोग आपस में खूब बातें करते। मैं स्वयं भी चिंतित थी कि मुझे और 2-1 कोठियों में काम मिला तो इतने पैसों से गुजारा कैसे होगा। मैं रोज़ साहब से पूछती कि किसी ने उन्हें काम के बारे में कुछ बताया है क्या। वह मेरा प्रश्न और कोई बात कर टाल देते, लेकिन उन्हें देखकर मुझे लगता जैसे वह नहीं चाहते कि मैं कहीं और भी काम करूं। शायद वह सोचते हों कि मुझसे यह सब न होगा नहीं, और होगा तो भी उससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं चल पाएगी। शायद इसीलिए उन्होंने एक दिन हठात मुझसे पूछा, बेबी महीने में तुम्हारा कितना खर्चा हो जाता है। शर्म से मैं कुछ नहीं बोली और उन्होंने दोबारा नहीं पूछा। मुझे सवेरे जल्दी उठ करके बिना कुछ खाए पिए काम पर आना पड़ता था। खाना वाना बनाकर मैं घर जाती और वहीं सब काम वहाँ जाकर करती। साहब कहते तो कुछ नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा कुछ कर बैठते जिससे मैं जान जाती कि उनके मन में मेरे लिए माया है, यानी वो मुझसे प्रेम करते हैं। सवेरे उनके यहाँ जाने पर कभी देखती कि
वह बर्तन पोंछ रहे हैं तो कभी झाड़ू लेकर जाले ढूंढते देखती। मैं पूछती कि उन्हें यह सब करने की क्या ज़रूरत है, तो वह इधर उधर की कोई बात का कोई बहाना बनाकर बात टाल देते। उनके यहाँ काम करने में मुझे बहुत सुख मिलता। वहाँ कोई भी मेरे काम को लेकर के कुछ नहीं कहता। कोई यह तक नहीं देखता कि मैं कुछ कर रही हूँ या नहीं। मुझे सवेरे देखते ही साहब का चेहरा खिल उठता था, लेकिन वह बोलते कुछ भी नहीं। वह जिस तरह से मुझे देखते मुझे लगता जैसे सोच रहे हों कि इस बेचारी को किस अपराध के पीछे अपना घर बार छोड़ बच्चों के साथ यहाँ अकेले रहने को बाध्य होना पड़ा है। उन्हें तब तक जितना मैं जान सकी थी उससे बहुत मुझे लगता कि कहीं मुझे दुख न पहुँचे, इस डर से वह मुझसे इस तरह की कोई बात नहीं करते थे। वह कुछ कहना शुरू करते फिर अचानक चुप हो जाते। कुछ दिनों के बाद एक दिन हठात उन्होंने पूछा, अच्छा बेबी यह तो बताओ कि यहाँ से जाकर तुम क्या करती हो। मैंने कहा, मैं जाते ही खाना बनाने लग जाती हूँ और साथ ही बच्चों को नहलाती धुलाती हूँ, फिर उन्हें खिला पिला करके सुला देती हूँ। तीसरे पैर उनके साथ थोड़ा घुमाती हूँ और शाम को संध्या पूजा कर उन्हें पढ़ने बिठा देती हूँ। रात में फिर उन्हें खिलाना पिलाना और सुलाना और सवेरे जल्दी जल्दी यहाँ के लिए निकल पड़ना। बस यही है मेरे सारे दिन का काम। वह बोले, अच्छा फिर तो जो तुम और काम ढूंढ रही हो तो उसके लिए तुम्हें समय कहाँ से मिलेगा। मैं बोली, इसी में से निकालना होगा और नहीं तो क्या, बिना किए और कोई चारा भी तो नहीं है। इस पर उन्होंने कहा, देखो यदि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं तब तो तुम कहीं और काम नहीं करोगी ना। उनकी बात सुनकर मैं सोचने लगी, वह मेरा ख्याल रखते हैं, कितना मुझे चाहते हैं। उन्होंने फिर पूछा, क्यों, क्या हुआ, तुमने कुछ बताया नहीं, क्या सोच रही हो। मैं सब कुछ भी तो नहीं कहकर चुप हो गई। उन्होंने कहा, देखो बेबी तुम समझो कि मैं तुम्हारा बाप, भाई, माँ, बंधु सब कुछ हूँ। यह कभी मत सोचना कि यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है। तुम अपनी सारी बातें मुझे साफ साफ बता सकती हो, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। थोड़ा रुक करके उन्होंने फिर कहा, देखो मेरे बच्चे मुझे तातूस कहते हैं, यानी पिता को तातूस कहते हैं बंगाली में, तो तुम भी मुझे वही कहकर बुला सकती हो। उस दिन से मैं उन्हें तातूस कहने लगी। मैं तातूस कह कर के उन्हें बुलाती तो वह बहुत खुश होते और कहते, तुम मेरी लड़की जैसी हो, इस घर की लड़की हो, कभी यह मत सोचना कि तुम पराई हो। वहाँ कोई भी मेरे साथ पराये जैसा व्यवहार नहीं करता। तातूस के 3 लड़के थे। उस समय तक मैंने एक को ही देखा था और वह उनका सबसे छोटा लड़का था। उसके मुंह में जैसे जुबान ही नहीं थी। मैं किचन में भी काम करती रही होती तब भी चाय बनाने के लिए मुझसे न कहकर वह स्वयं अपनी चाय बना लेता। उसकी आदत ही थी कम बोलने की। मुझसे तो क्या, वह किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करता था। तातूस ने एक दिन बताया कि उनका बड़ा लड़का आ रहा है। उन्होंने कहा, मेरा बड़ा लड़का माने तुम्हारा बड़ा भाई। तातूस की इस तरह की बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता। मैं सोचती कि सचमुच ही वह मुझसे बहुत चाहते हैं। 1-2 दिन बाद मैं सवेरे काम कर रही थी तो तातूस ने बुला करके कहा, बेबी तुमने
क्या घर बदल लिया है? मैंने हाँ कहा तो वह बोले, तुमने घर बदला और मुझे बताया तक नहीं। मुझे चुप देखकर उन्होंने कहा, यह तुमने ठीक नहीं किया बेबी। मैंने सोचा सचमुच ही मुझसे भूल हुई है। एक बार बताना तो चाहिए था। मेरे न बताने से उन्हें दुख हुआ, यह तो मालूम पड़ गया, लेकिन यह समझ नहीं आया कि उन्हें पता कैसे चला। स्वयं उन्होंने यह कहकर बात साफ कर दी कि सुनील ने उन्हें बताया था। मैं अभी सोच रही थी कि सुनील को कहाँ से पता चला होगा कि तातुस ने फिर कहा, सुनील तुमसे मिलने तुम्हारे पुराने घर गया था, वहाँ तुम्हें न देखा। उसने आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला कि तुम कहीं और चली गई हो। तातुस ने आगे बताया कि सवेरे वह दूध लेने गए थे तो वहाँ सुनील मिला था। उन्हें देखकर सुनील ने पूछा, बेबी क्या अब आपके यहाँ काम करती है? तातुस के पूछने पर कि वह ऐसा क्यों सोच रहा है, सुनील ने कहा था, बेबी अब वहाँ नहीं रहती जहाँ पहले रहती थी, इसलिए मैंने सोचा कि वह शायद अब आपके पास नहीं है। तातुस मुझसे बोले, सुनील नहीं बताता तो मुझे कुछ पता भी नहीं चलता। मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा सचमुच मुझसे अन्याय हुआ है। वह थोड़ी देर मेरे चेहरे की ओर देखते रहे, फिर पूछा, अभी जब मैंने तुम्हें बुलाया है तो तुम क्या कर रही थी? मैं बोली, ऊपर डस्टिंग कर रही थी, यानी धूल वगैरह थी उसको साफ कर रही थी। वह बोले, तो जाओ अपना काम करो। मैं डस्टिंग करने ऊपर चली गई। वहाँ एक कमरे में 3 अलमारियाँ किताबों से भरी थी। उन्हें देखकर हमेशा मेरे मन में यह बात उठती कि उन्हें कौन पढ़ता होगा। उनमें बांग्ला की भी काफ़ी किताबें थी। कभी कभी मैं 2-1 किताबें खोल कर भी देखती। एक दिन मैं उसी कमरे में डस्टिंग कर रही थी कि तातुस वहाँ पहुँच गए। उन्होंने देखा कि मैं बांग्ला की कोई किताब उलट पुलट कर रही हूँ। उस दिन उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब मैं सवेरे आई और चाय बनाकर उन्हें देने गई तो उन्होंने पूछा, तुम कुछ पढ़ना लिखना जानती हो? सुनील सुनकर मैं मन महसूस कर रह गई और एक ऊपरी हंसी हंस करके जाने लगी। तो अगले दिन मैं आई तो मुझे देखकर हंसने लगे। वैसे भी उनके चेहरे पर सब समय हंसी ही रहती थी। देखकर लगता कि उनके मन में गुस्सा है ही नहीं। बोले भी वह बहुत आहिस्ता आहिस्ता थे। उन्हें देख मुझे श्री कृष्ण रामकृष्ण याद आ जाते थे। मैं उनसे बातें करने लगती तो फिर वहाँ से उठने की मेरी इच्छा नहीं होती थी। और एक बार बातें शुरू हुई नहीं कि वह इधर उधर की न जाने कितनी बातें मुझे बताने लगते। मैं तातुस के पास खड़ी यह सब सोच रही थी कि हठात वह बोले, अच्छा बेबी, तुम्हें किस लेखक का नाम याद है? मैंने उनकी ओर देख हंसते हुए झट से कहा, हाँ कई तो हैं, जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर, काजी नजरुल इस्लाम, शरत चंद्र, सत्येंद्र नाथ दत्त, कुमार राय। यानी तातुस के पूछने पर लेखिका ने विभिन्न लेखकों के नाम हैं वो बता डाले। मैंने इन लोगों के नाम लिए तो पता नहीं क्यों तातुस मेरे सिर पर हाथ रख करके मुझे आश्चर्य से ऐसे देखने लगे जैसे उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। तो कुछ क्षण बाद वह बोले, तुम्हें लिखने पढ़ने का शौक़ है? मैंने कहा, शौक़ होने से भी क्या है, यानी शौक़ तो है लेकिन फ़ायदा क्या है? बाद वह बोले, तुम्हें लिखने पढ़ने
पढ़ने का शौक़ है। मैंने कहा शौक़ होने से क्या, लिखना पढ़ना तो अब होने से रहा। उन्होंने कहा होगा क्यों नहीं, मुझी को देखो अभी तक पढ़ता हूँ, तुम्हें क्या पता नहीं मैंने इतनी किताबें क्यों रख छोड़ी हैं। मैं पढ़ सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं पढ़ सकती। फिर उन्होंने कहा तुम ज़रा मेरे साथ ऊपर चलो। मुझे ऊपर ले जाकर उन्होंने अलमारी से एक किताब निकाली और कहा बताओ तो यह क्या लिखा है। मैंने देखकर सोचा पढ़ तो ठीक ही लूँगी, फिर सोचा लेकिन गलती हो गई तो क्या। मैंने फिर सोचा कह दूँगी मुझे पढ़ना लिखना एकदम नहीं आता। तातुस मेरे मुंह की तरफ देखे जा रहे थे। उन्होंने कहा पढ़ो ना, कुछ तो पढ़ो। मैंने तब बोल ही दिया आमर में बेला यानी तस्लीम नासरीन। तातुस बोले तुम यही सोच रही थी ना कि कहीं गलती तो नहीं हो जाएगी। मैं हंसने लगी। वह बोले यह किताब तुम ले जाओ, घर पर समय मिले तो पढ़ना। उन्होंने फिर पूछा क्या बिल्कुल नहीं जानती। मैं बोली झूठ क्यों कहूँगी, एकदम नहीं जानती, लेकिन वह जानना नहीं के बराबर है। तब उन्होंने पूछा फिर भी कहाँ तक पढ़ी हो। मैं बोली 6ठी 7वीं तक। उतनी पढ़ाई किस काम की। मुझे लगा मेरी बातें सुन तातु सोचने लगे। उस दिन उन्होंने फिर कुछ और नहीं कहा। तो विद्यार्थियों, ये हमने पहला अध्याय पढ़ा जिसमें बेबी हालदार एक ऐसे रहमदिल इंसान के घर रहती है जो बेबी को अपनी लड़की के समान ही प्रेम करता है, अपनी लड़की के समान ही चाहता है, और वह प्रत्यक्ष रूप से ना चाहकर भी अप्रत्यक्ष रूप से उसकी मदद करना चाहता है। वह इन्हें अपने पांव पर खड़ा करना चाहता है, इसीलिए उसके हर दुख दर्द तकलीफ़ को वह आहिस्ता आहिस्ता कम करता जा रहा है, बंटवाता जा रहा है। ये था हमारा पहला अध्याय। तो विद्यार्थियों, दूसरे अध्याय के लिए बने रहिए आप मेरे साथ। क्या बेबी हालदार की तातुस इसी तरह से मदद करता रहेगा? क्या बेबी अच्छा पढ़ लिख सकेगी? क्या इसके बच्चे कामयाब हो जाएंगे? आदि आदि अनेक प्रश्नों के जो जवाब हैं मिलेंगे अगले पद्यांश में, अगले गद्यांश में, भाग नंबर 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों।